यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं और ये एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम में क्या यूज़ है, क्या रोल है और कौन कौन सी एडजस्टमेंट बेसिकली हमें करनी होती हैं। सो प्रीवियस एडजस्टमेंट के अंदर टॉपिक्स के अंदर में हमने 3 एडजस्टमेंट कवर की। वन वाज क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड थर्ड वाज प्रीपेड एक्सपेंस, paid in advance, prepaid expense. Now student, this time we need to learn the next adjustment. This is adjustment number 4, 5, 6. So first of all we need to learn adjustment number next. This is fourth. So fourth adjustment is basically concerned with income group. So we have the income and it is called receipts, income, amandani. So income as expense is categorized in two manner. In the same sequence, income is also categorized in two manners. So what are these two manners? First is accrued income, ACCRUED, accrued income, and second is unaccrued income. Second is unaccrued income. स्टूडेंट यहाँ एक छोटी सी बात मुझे आपसे पहले और कह देनी है। इनकम रिसिप्ट्स जो पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, प्रोसेस पैसा आ रहा है। हालांकि सब बड़ी वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन फिलहाल हम एडजस्टमेंट के लिए चल रहे हैं। तो इनकम यहाँ दो सेंस में चलती है। नंबर वन एक्रूड इनकम एंड सेकेंड इज अनएक्रूड इनकम। ये जो एक्रूड इनकम है ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है और ये जो अनएक्रूड इनकम हो जाएगी ये एडजस्टमेंट नंबर 5 हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात पहले यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि जिस चीज़ को हम अनएक्रूड इनकम कह रहे हैं, तो यहाँ यूपी, राजस्थान, पंजाब वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर में, एमपी के अंदर में भी इसको अनएक्रूड वर्ड से यूज़ किया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया ये कहीं पर भी अनएक्रूड के नाम से नहीं पहचानते हैं। तो वहाँ पर इसी एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है और ये है अनअर्न्ड, EARNED, अनअर्न्ड इनकम। तो ये दरअसल एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आप इससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। और ये ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि ये अनएक्रूड के नाम से ही मिले, ये अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी मिल सकता है और इसका मतलब वही है जो अनएक्रूड का है। तो फिलहाल यहाँ पर में हमारे पास पढ़ने के लिए दो एडजस्टमेंट आगे हैं, एक है एक्रूड इनकम और दूसरा है अनएक्रूड इनकम। और अनएक्रूड इनकम का दूसरा नाम अनअर्न्ड इनकम भी है। ये एक ही चीज़ के दो नाम है, आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो दिस वन इज एडजस्टमेंट नंबर 4, दिस वन इज एडजस्टमेंट नंबर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही पढ़ना है कि इन एडजस्टमेंट्स के इनके मीनिंग क्या हैं और इस बात का मतलब क्या है। तो मीनिंग एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब है वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस, बट अब की बार वर्क कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। जबकि एक्सपेंस व्यू में क्या हो रहा था? वर्क दूसरे कर रहे थे, हम पेमेंट कर रहे हैं। अब की बार क्या हो रहा है? इनकम व्यू है तो हम वर्क कर रहे हैं और हमारे को किए जाने वाले वर्क के बदले से पैसे हमें मिल रहे हैं। तो यहां बात है वर्क डन बाय अस, हमारे द्वारा काम पूरा कर दिया गया, बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। वर्क डन बाय अस, हमारे द्वारा काम पूरा कर दिया गया, बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। लेकिन हमने जो काम किया उस किए जाने वाले काम का पेमेंट हमें अभी तक भी नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड मीनिंग। मीनिंग मीन्स वर्क डन, हमने तो काम पूरा कर दिया लेकिन किए काम का पेमेंट हमें अभी तक भी नहीं मिला है। दैट इज कॉल्ड मीनिंग। अब इस मीनिंग का हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे, यानी इस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले की तरीके से, हमेशा की तरीके से दो ही पार्ट होने हैं रिकॉर्ड करने में। तो एक तो फर्स्ट प्लेस और दूसरा सेकंड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ और कैसे रिकॉर्ड होगी? अब चूंकि ये पैसे हमको मिल जाने बाकी है तो हमारे लिए इनकम का व्यू है, तो इस टर्म को हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में, क्रेडिट साइड के अंदर में इसको हम लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में इसको कंसर्न आइटम में इसको हम ऐड कर देंगे। ये जो टर्म है इसमें हम लोग इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये टर्म जो हम रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर में, वो रिकॉर्ड यहाँ पर जाकर के होगी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड और कंसर्न आइटम में जाकर के ऐड हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कमीशन मिलना बाकी है, अब कमीशन हमारे लिए इनकम व्यू है, तो कमीशन जो हमारा इनकम व्यू है वो पैसे मिलने बाकी हैं, तो फिर ये टर्म कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के बाय साइड यानी क्रेडिट वाली साइड में, और ये उस कंसर्न आइटम कमीशन के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। उन्होंने कहा रेंट मिल जाना बाकी है, मान लो हमें रेंट मिलना था 5,000 रुपये, लेकिन हमें रेंट जो अभी तक मिला है वो मिला है 3,000 रुपये, तो अभी 2,000 रुपये का रेंट और मिलना बाकी है ना, तो 2,000 का रेंट और मिलना बाकी है, तो वो भी हमारे लिए एक्रूड इनकम है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लिखी जाएगी। सेकंड नंबर पर ये कहाँ लिखी जाएगी, तो सेकंड नंबर पे ये लिखी जाएगी असेट्स ब्लॉक में, क्योंकि पैसे हमारे पास आने बाकी हैं, तो ये असेट्स ब्लॉक के अंदर में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। स्टूडेंट अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, यानी देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्रेडिट जो था वो प्लस हो गया, और सेकंड नंबर पे असेट्स ब्लॉक में लिख दिया, तो सेकंड नंबर पे क्या चीज़ प्लस हो गई, डेबिट प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा अकाउंट फिर से एक बार न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारा अकाउंट फिर से एक बार बराबर हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई है? सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ये वर्किंग है एक्रूड इनकम। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट है हमारा अनएक्रूड इनकम। तो अनएक्रूड इनकम का मतलब है वर्क नॉट डन बाय अस, वर्क नॉट डन बाय अस बट अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब की बार पेड इन एडवांस नहीं है, रिसीव इन एडवांस है, तभी तो इनकम व्यू बनेगा। तो यहां बात है वर्क नॉट डन बाय अस, अभी हमने काम पूरा नहीं किया है, लेकिन हमारे को किए जाने वाले काम के बदले से जो पैसे मिलने थे वो पैसे हमें एडवांस में मिल गए। इसका मतलब अनअर्न, क्या पैसे हमने कमा लिए? नहीं कमाए, वर्क हमने तो अभी पूरा अपनी तरफ से नहीं किया, अनअर्न्ड है, हमने वर्क नहीं किया लेकिन फिर भी हमें काम का पेमेंट मिल गया, तो ये अनअर्न्ड इनकम है। अब बात आती है कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर से वही वाली बात, दो साइड में ये रिकॉर्ड होगा, एक एडजस्टमेंट नंबर 1, एक एडजस्टमेंट नंबर 2। तो दो जगह कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होने वाला है। अब की बार ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कंसर्न आइटम से ये टर्म लेस हो जाएगी। अब की बार क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो भी कंसर्न आइटम है, इसका आइटम है, उसमें से इसको लेस कर देंगे। अब चूंकि हमने वर्क तो किया नहीं है और पैसे हमें पहले ही मिल गए, तो इसका नाम हो गया, ये हमारे लिए लायबिलिटी ब्लॉक बन गया कि ये पैसे हमको अभी पेमेंट करने बाकी हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास में हमारे कोचिंग सेंटर में कोई स्टूडेंट आए, उन्होंने ये कहा कि भाई हमको 11th क्लास अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ा देंगे? हमने कहा पढ़ा देंगे। अब उनसे फीस भी फिक्स हो गई, तो स्टूडेंट आकर के बैठे और सेकेंड डे उन्होंने हमारे यहाँ फीस डिपॉजिट करा दी। तो जो फीस उन्होंने हमें पे की है वो दरअसल में फॉर द मंथ उन्होंने पे करी है। तो देखा जाए तो फीस हमें जो मिली है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिल गई, फीस जो मिल गई वो यहाँ से यहाँ तक की फीस का एग्रीमेंट है, और पर्सन ने फीस पेमेंट कर दी पहले दूसरे दिन ही। इसका मतलब अभी हमें इस वाले पूरे के पूरे महीने में उस पर्सन को पढ़ाना पड़ेगा, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, लायबिलिटी बन गई, बिकॉज वर्क कुड नॉट बी डन बाय अस। अभी हमारे द्वारा काम पूरा नहीं किया गया है, लेकिन पर्सन ने हमको अपने काम का पेमेंट पहले ही कर दिया। दैट इज कॉल्ड अनएक्रूड इनकम एंड इट्स अनदर नेम इज अनअर्न्ड इनकम। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है या नहीं है। अगर आप चीजों को लिंक करके चलेंगे अनअर्न्ड, तो अपने आप मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मीनिंग साफ है, आपने वर्क नहीं किया, पैसे मिल गए एडवांस में, दैट इज कॉल्ड अनएक्रूड इनकम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एडजस्टमेंट नंबर 4, 5 की बात हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6, अभी तुरंत करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो दिस वन इज द नेक्स्ट इनकम दैट वी नीड टू, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 6. So what the adjustment number 6 mean, we need to learn right now. This is now adjustment number 6. So adjustment number 6 is basically concerned with depreciation. अभी रिसेंटली आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पूरा पढ़ा था,
तो डेप्रिसिएशन के बारे में काफ़ी सारी बात हुई, फिक्स रेट मेथड, डिमिनिशिंग रेट मेथड, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, वर्किंग लाइफ, प्रोविजन मेथड, असेट्स डिस्पोजल मेथड, वी लर्न ए लॉट वर्किंग लाइफ. सो सेम दैट इज डेप्रिसिएशन. अब बात फिर से एक बार यहाँ पर शॉर्ट में, डेप्रिसिएशन आखिर होता क्या है. तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग जो है वो नोट कर लेंगे, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन assets. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन assets. कोई assets का कीमत कम हो गया, तो कोई assets का कीमत जो कम हो गया, तो कम हो जाने वाली कीमत को डेप्रिसिएशन बोला जाएगा. तो डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन assets. कोई असेट्स था, उसका कीमत कम हो गया, जितनी कीमत कम हो गया तो कम हो जाने वाली कीमत का नाम डेप्रिसिएशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब साफ है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स. मेन बात ये है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों करके कोई चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है. तो इसके जो रीजंस हैं, कारण हैं, लॉजिक्स हैं, तो इसके रीजंस में नंबर 1 जो रीज़न बैठता है वो है कंटिन्यूस यूज़. आप किसी सामान को कंटिन्यूस यूज़ करते चले जाओगे, लगातार यूज़ करते चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सामान की कीमत कम हो जाएगी. तो दैट इज कंटिन्यूस यूज़. तो कंटिन्यूस यूज़ का मीनिंग साफ है कि लगातार यूज़ करते रहने से इसकी शक्ल पहले जैसी नहीं रही, बदल गई. तो ये जो है कंटिन्यूस यूज़ है, एक कारण बना. सेकेंड नंबर का जो इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ एक्सीडेंट. तो ये एक और कारण बन गया कि अगर सामान में लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो भी कीमत कम हो जाती है. और थर्ड जो रीज़न है इसका नाम है ऑब्सोलेंस. अगर चीज़ में फैशन आउट हो गया, अगर वो टर्म आज चलन से बाहर हो गई और वो टर्म का ट्रेंड अब नहीं है, यानी उस टर्म को, जो टर्म का पहले मार्केट था, आज वो टर्म का फैशन बदल गया है, तो अब लोग उस सामान को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि सामान ट्रेंड से बाहर है. तो इसका मतलब है ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी. तो कई बार क्या होता है कि फैशन बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो लोग आप पुरानी टेक्नोलॉजी का सामान अब नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह पर नई टेक्नोलॉजी के सामान को लेना ही पसंद करते हैं. तो जो कीमत में ना तो एक्सीडेंट हुआ, ना ही यूज़ हुआ, और फिर भी सामान की कीमत कम हो गई, तो कम हो जाने वाली कीमत का नाम जो बन जाएगा दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सोलेंस. तो ये भी एक कारण बना कि सामान की कीमत कम क्यों हो रही है. और भी कुछ स्टूडेंट्स कारण हो सकते हैं, फिलहाल हम 3 कारणों की बात कर रहे हैं. So ultimately we discuss depreciation as an adjustment. That means reduction in the value of an asset. Assets की कीमत कम हो गई. क्यों हो गई? कंटिन्यूस यूज़ की वजह से हो गई, या एक्सीडेंट की वजह से हो गई, या ऑब्सोलेंस की वजह से हो गई. कोई भी कारण बना, कीमत तो कम हुई. अब इस कीमत के कम हो जाने के बाद हमें ये समझना है कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे कैसे होगी और कहाँ कहाँ क्या क्या एडजस्टमेंट हम करेंगे. तो यहाँ एडजस्टमेंट्स को करने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए, अब की बार हमारे पास कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो एक होगा रिकॉर्डिंग साइट नंबर 1, एक होगा रिकॉर्डिंग साइट नंबर 2. तो अब की बार जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होगी ये होगी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब की बार इसको एक जगह जो रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे मान लो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 साइड में लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अब मान लो मशीन पे डेप्रिसिएशन है, तो वहां लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. तो सेम सीक्वेंस हर बार चलता जाएगा. तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकंड नंबर पर इसका जो एडजस्टमेंट होगा उसमें लिखेंगे लेस फ्रॉम कंसर्न आइटम इन असेट्स ब्लॉक. जहां असेट्स लिखा जाता है वहां पर मैं उसके कंसर्न आइटम में से जाकर के इसको हम लेस कर देंगे. तो लेस फ्रॉम कंसर्न आइटम इन असेट्स ब्लॉक. असेट्स के ब्लॉक के अंदर जो भी इसका कंसर्न आइटम है वहां से जाकर के इंफॉर्मेशन को लेस किया जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड लेस फ्रॉम कंसर्न आइटम. तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है. डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स. कोई असेट्स की कीमत कम हो गई. कम हो जाने के कारण अभी हमने लिखे थे कंटिन्यूस यूजेस, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस.
और उसके बाद इसको रिकॉर्ड कैसे कैसे करेंगे, तो दो जगह आपको पहले बता रखा है, एडजस्टमेंट दो जगह से रिकॉर्ड होगी। तो दो जगह कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगी, एक हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड पार्ट रिकॉर्ड हो जाएगा लेस फ्रॉम कंसर्न्ड आइटम इन असेट्स ब्लॉक। क्या स्टूडेंट यहाँ तक की एडजस्टमेंट नंबर 6 तक का जो वर्क है ये अपडेट हो गया या कन्फ्यूजन है, क्लियर है? अब यहाँ से आगे 3 एडजस्टमेंट्स का ग्रुप और आता है, ये बिल्कुल एक जैसी एडजस्टमेंट है और इसमें एक ही पैटर्न पर काम चलेगा और इनका तीनों का जो नेक्स्ट वाली 3 है 7, 8, 9, इनका जो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है वो भी एक जैसा ही है। तो एडजस्टमेंट के नाम भी काफ़ी मिलते जुलते से हैं, रिकॉर्डिंग मेथड भी मिलता जुलता सही है, तो हम इन एडजस्टमेंट को भी संग संग पढ़ेंगे। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड एडजस्टमेंट नंबर 9। So adjustment number 7, that is called bad debts. Adjustment number 8, this is called provision for bad debts, bad and doubtful debts. This is provision for bad and doubtful debts. And third, reserve for discount on debtors. These are 3 adjustments, adjustment number 7, 8, 9, and we always use this adjustment in the same sequence as it is written onto the board. So these 3 adjustments are, first number bad debts, second number provision for bad debts, and third one is reserve for discount on debtors. अब इसको हम रिकॉर्ड कैसे करने वाले हैं, क्या इसमें सिस्टम रहने वाला है, होते क्या है, उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ 3 एडजस्टमेंट हैं। बैड डेट्स, पैसे मारे गए, हमने सामने वाले को सामान उधार बेच दिया, वो पर्सन हमको बोल गया कि आपके पैसे थोड़े समय बाद दे दूंगा। थोड़े समय बाद हम गए, हमने कहा पैसे दो भाई हमारे, तो पर्सन कह रहा है हाँ कुछ समय और रुको मैं पैसे दे दूंगा। हमें लग रहा है पता नहीं पैसे देगा कि नहीं देगा। फिर हमने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उसको कंटिन्यूस रिमाइंडर करा, हमने कहा पैसे भेजो। तो एक दिन श्रीमान जी ने कहा कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, जो आप पे कराया जाए सो कर लो। दिस फाइनली इज कॉल्ड बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स जो पैसे मारे गए, जो पैसे रिकवर नहीं हुए। तो बैड डेट्स का मतलब है ऐसा पैसा जो हमने डेटर को सामान बेचा लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली हमें मिला नहीं, तो बैड डेट्स हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमने कुछ पैसे का प्रोविजन बना के रखा है, यानी इस पैसे से रिकवरी होने का चांस हमें फ्यूचर में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम किसी दुकान से डेटर से कुछ सामान खरीद करके लाए, किसी पर्सन को सामान हमने बेच दिया, डेटर आ गए, 10,200 रुपये का सामान का बिल बना पर्सन का 10,200। तो हमने कहा ठीक है तुम हमें फाइनल पेमेंट में 10,200 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। हमने 200 रुपये का डिस्काउंट उस पर्सन को फ्री कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। तो यह है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का मीनिंग लिखेंगे इररिकवरेबल मनी irrecoverable money from debtors. So this is called irrecoverable money from debtors. ऐसा पैसा जो डेटर्स से हमें रिकवर नहीं हुआ, that is called irrecoverable money from debtors. तो इसका नाम हुआ बैड डेट्स। बैड डेट्स वो अमाउंट है जो डेटर्स से हमें पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन ओरिजिनली वो पैसे हमें मिले नहीं। इस पैसे का नाम क्या हो गया, बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स इररिकवर, कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया कि पैसे मिलेंगे नहीं। इररिकवरेबल मनी फ्रॉम डेटर्स, पैसे मारे गए। सेकंड नंबर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 8। प्रोविजन मीन्स वी हैव ए डाउट इन आवर माइंड, वी हैव ए डाउट इन आवर माइंड। हमको हमारे दिमाग में इस बात का डाउट लगता है, हमें ऐसा लगता है, हमको अपने आप में ऐसा लगता है कि जिन लोगों से हमारे बिजनेस में से हमारे पैसे आ जाने को हैं, क्या वास्तव में ये पैसे इन सारे लोगों से आ जाएंगे,
इस बात का मन में हमारे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे मन में खुद को इस बात का डाउट है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो जब हमें बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो हमको हमारा पेमेंट नहीं देंगे, तो इस पोजीशन के अंदर कुछ पैसे हम इसके अंदर बना लेंगे। तो इसमें है प्रोविजन, और इसमें मतलब है फॉर सेफ्टी सम अमाउंट रिटेन आउटसाइड, some amount retain side for bad and doubtful debts। प्रोविजन, हमने कुछ पैसे का प्रोविजन बना दिया, या फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पैसे उठा करके रिटेन कर दिए, अलग करके रख दिए। क्यों करके रख दिए, ताकि हमारा पैसे में अगर कोई बैड या फिर डाउटफुल डेब्ट्स की वजह से कोई नुकसान होता है तो हमारे पास इतना प्रोविजन, इतना फंडिंग होना चाहिए कि हम उस नुकसान को फेस कर जा पा सकें। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। थर्ड जो है दैट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमारी दुकान से हमने किसी ग्राहक को सामान बेचा 5230 रुपीज़ का, वो पर्सन हमको कमिटमेंट कर गए कि मैं आपको पैसे थोड़े समय बाद दे दूंगा। हमने कहा ठीक है दे देना। अब थोड़े दिन बाद वो पर्सन वापस भी आ गए और पेमेंट भी दे गए, तो उनसे मिल जाने का टोटल पेमेंट था 5230। ये पैसा मिल जाना चाहिए था। तो वो जो पैसा हमारे पास आया वो वास्तव में 5200 ही आया और 30 रुपये उस पर्सन ने हमें नहीं दिए। ऐसा नॉर्मली बिजनेस के अंदर में हो जाता है। और बिजनेस में कस्टमर से अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिडनेस से वो 30 रुपीज़ भी ले लेंगे तो वो 30 भी दे जाएगा, मना नहीं करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट ये निकलेगा कि वो अगली बार दुकान पे नहीं आएगा। तो कस्टमर चाहता है कि थोड़े बहुत पैसे का डिस्काउंट मुझे मिल जाए। तो हमने कस्टमर को दोबारा से एंटरटेन करने के लिए, कस्टमर डील करने के लिए हमने फिलहाल के ट्रांजेक्शन पे 30 रुपीज़ उसको रिलैक्स कर दिया, 30 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। ऐसा नॉर्मली बिजनेस प्रैक्टिसेस में कई बार होता है, लेकिन वो जो 30 रुपीज़ हम ऑफ कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी तो हमारे बिजनेस में से कहीं ना कहीं एक प्रकार का लॉस ही है। सो वी आर ऑफरिंग, इसका मीनिंग है वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट, वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट फॉर डिस्काउंट टू debtors, we are offering discount to debtors, we are offering discount to debtors for welfare of business। बिजनेस के वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ पैसे का डिस्काउंट कंसर्न वेंडर्स को, कस्टमर्स को हम ऑफर किए दे रहे हैं। तो ये 3 एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक सबसे खास बात है, इसको फोकस करना है। सबसे बड़ी और सबसे खास बात यहाँ ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये तीनों एडजस्टमेंट एक साथ आती हैं, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो सबसे पहली बात ये है कि ये तीनों एडजस्टमेंट इसी सीक्वेंस ऑर्डर में अटेम्प्ट होंगी। भले ही से क्वेश्चन के अंदर में जो डिटेल आपको दी गई उसे पहले कह दिया गया बैड डेट्स, फिर कह दिया गया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और फिर कह दिया गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। अगर एक सवाल में तीनों एडजस्टमेंट है तो ये एडजस्टमेंट अटेम्प्ट इसी सीक्वेंस ऑर्डर में होंगी। और वो सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहने वाला है, बैड डेट्स, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 8। तो दिस इज बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, and third one last is reserve for discount on debtors. The sequence would be the same. That is the meaning. Now इनको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो ये भी एक सिंपल सा टास्क है। इन तीनों को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर एक ही है, एक ही तरीके का एडजस्टमेंट चलेगा। तो कैसे चलेगा, ये तीनों एडजस्टमेंट में 2 जगह पर एडजस्टमेंट हो रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो फर्स्ट नंबर पे इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भले ही से ये वाला एडजस्टमेंट है, भले ही से ये वाला एडजस्टमेंट है, भले ही से ये वाला एडजस्टमेंट है,
एडजस्टमेंट नंबर 1 तीनों के लिए कॉमन है, क्या एडजस्टमेंट करना है तीनों जगह पर, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड नंबर पर इसको हम लिखेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स इन असेट्स ब्लॉक। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असेट्स वाला साइड है, उस असेट्स वाली साइड में से डेटर्स का जो लिस्ट होता है, उस डेटर्स की लिस्ट में से, डेटर्स के ब्लॉक में से इसको माइनस कर देंगे। सो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वन एडजस्टमेंट एंड सेकंड एडजस्टमेंट सेम, इसके लिए भी तीनों के लिए वही वाली एडजस्टमेंट सेम रहेगी। तो यहाँ पर सेम इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे एडजस्टमेंट नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, रिकॉर्ड इसी सीक्वेंस ऑर्डर में करनी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड करने के समय डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट एडजस्टमेंट फॉर ऑल दीज 3, और अगर सेकंड नंबर है तो यही सीक्वेंस चलेगा। मान लो स्टूडेंट कोई सवाल ऐसा है जिसमें तीनों एडजस्टमेंट नहीं है, 2 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 ये दिया गया है, एडजस्टमेंट नंबर 2 ये दिया गया है, प्रोविजन की बात ही नहीं करी गई, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे देन आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर में इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रेंड में दी जाए, ये 3 एडजस्टमेंट जो अटेम्प्ट होंगी वो इस ही सीक्वेंस ऑर्डर में अटेम्प्ट होंगी। अगर सवाल के अंदर तीनों एडजस्टमेंट हैं तो ये तीनों एडजस्टमेंट इसी सीक्वेंस मैनर में अटेम्प्ट होंगी, इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो यह एडजस्टमेंट करने का पैटर्न फिक्स है, उसमें आप कोई प्रकार का बदलाव नहीं करने वाले हो। एनी कंफ्यूजन? चलिए अब यहाँ से आगे छोटी सी बात मैं और डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मतलब की बात के लिए जगह खाली कर रहा हूँ। स्टूडेंट मैंने यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बने। मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दिया गया कि एक कोई बिजनेस है जहाँ पर कि डेटर्स जो थे उस बिजनेस के अंदर थे 30,500 रुपीज़ के। तो बिजनेस में एक जानकारी दी गई कि डेटर्स थे 30,500 रुपीज़ के डेटर्स। सेकंड इंफॉर्मेशन बतौर एडजस्टमेंट इन्होंने हमसे कहा है, यहाँ से चालू हुआ एडजस्टमेंट। तो इन्होंने कहा कि बिजनेस में एडजस्टमेंट नंबर 1 जो इन्होंने कहा कि बिजनेस में बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स की जो वैल्यू रही वो रही 500 रुपीज़ की। तो बुक वाले एक तो जानकारी दे रहे हैं कि बिजनेस में बैड डेट्स हो गया 500 रुपये का। सेकंड नंबर पर ये हमें बता रहे हैं प्रोवाइड या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट प्रिपेयर करने की बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 10% ये हमें बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। और थर्ड लास्ट ये हमसे कह रहे हैं कि हमको रिजर्व बनाना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाने की बात भी चल रही है, और यहाँ पर ये 2% वैल्यू का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये 3 एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन के लिए 1 2 3 इन्होंने हमसे कही है। तो हम इनको एडजस्ट करेंगे कैसे और क्या पैटर्न कैलकुलेशन का रहेगा। तो सबसे पहले हम जैसे असेट्स ब्लॉक की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हमारे बिजनेस का बैलेंस शीट का एक रफ फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया, और ये असेट्स का साइड है। तो इस असेट साइड के अंदर में यहाँ लिखा जाएगा डेटर्स, और डेटर्स का कीमत जो चल रहा है 30,500 रुपीज़, इसकी वैल्यू यहाँ मार्क कर दी गई 30,500। सबसे पहले क्या माइनस होगा? बैड डेट्स। तो सबसे पहले इसमें से एडजस्टमेंट के नाम पे माइनस कर देंगे बैड डेट्स, और बैड डेट्स की कीमत कितने रुपए की थी? 500 रुपये। तो 500 रुपीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब अब जो कीमत बचेगी वो बचेगी 30,000। ये तो हुआ एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 फॉर डेटर्स। मैंने आपसे कहा हर एडजस्टमेंट को 2 जगह रिकॉर्ड करना है। जैसे एक बार आपने ये असेट्स ब्लॉक में रिकॉर्ड किया, ऐसे ही सेकंड बार ये प्रॉफिट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी तो रिकॉर्ड होगा। तो ये सेकंड नंबर पे कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 बैड डेट्स, और कीमत लिख दी जाएगी 500 रुपीज़। अब सेकंड नंबर पर 30,000 बचे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, जो 10% बनाना है। तो यहाँ बिल्कुल केयरफुल इवेंट है, जो 10% बनेगा वो 30,500 का नहीं बनेगा, अब जो बैलेंस फिगर बची है उस पर बचेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आ जाएगा पीबीडी, इसका मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट,
और 10% बनाने की बात कह रहे हैं तो 30,000 पे 10% की वैल्यू कितनी बचेगी 3,000 और अब जो इसका बैलेंस बच जाएगा दैट विल बी 27,000। यहाँ पर सेकंड नंबर आ जाएगा 2 PBD और 2 PBD के नाम पर एक्सपेंडिचर अमाउंट जो है वो 3,000 रुपीज़ और अब 27,000 बचे हैं तो यहाँ से थर्ड नंबर पर हम बना देंगे इसके अंदर में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये 27,000 रुपीज़ की वैल्यू है और 2% हमें इसको बनाना है। तो पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड से। तो 27,000 की वैल्यू ये वाली है और 2% हमें बनाना है। तो 1 2 1 और 2 270 इंटू 2 540। तो 540 रुपीज़ का एडजस्टमेंट इसमें और आ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 26,460 ये हमारी डेटर्स के ब्लॉक की फाइनल फिगर हो गई 26,460 और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 2 RFDD और कीमत हो गई 540 रुपये। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एडजस्टमेंट को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड किया है। असेट्स के ब्लॉक में तीनों एडजस्टमेंट एक के नीचे एक होती चली गई, भले इनका सीक्वेंस कुछ भी होता है, अटेम्प्ट इसी सीक्वेंस में होती अगर ये क्वेश्चन में है तो। और सेकंड नंबर पे टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड में लिखी जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने अभी की क्लास में टॉपिक को कवर किया और टिल दिस वीडियो वी हैड कवर्ड टोटल 9 नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। फर्स्ट 3 we covered in first video, that was closing stock, and then for expenses 2 sides, one is outstanding, second is prepaid. Then in today's lecture we learned about this is adjustment number 4 5 6, that is accrued income, unaccrued या फिर unearned income, and then 6th number depreciation. Thereafter we read about adjustment 3, these are bad debts, provision for bad debts and reserve for discount on debtors. Most important aspect is this, that all these 3 adjustments are to be needed to attempt in a sequence without having any trouble, and I just illustrate also that how you need to attempt these work. Thank you students for watching this video. We have some more adjustment to discuss, but that will be discussed in next videos. Thanks for joining this class. Please subscribe and share these videos to the next ones.